तो आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जागरूक हैं। खासतौर पर नमक को लेकर लोगों की जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन हाल ही में आईसीएमआर यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जो नमक और सेहत पर उसके प्रभावों के बारे में आम जो मिथक हैं उनको दूर करते हैं। ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। दरअसल कुछ नमक जैसे गुलाबी हिमालयन सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जिसको सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इनकी बिक्री भी काफी बढ़ी हुई है। गुलाबी नमक यानी पिंक सॉल्ट और काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट उसको स्वास्थ्य प्रेमी ज्यादा पसंद करते हैं और टेबल सॉल्ट की तुलना में इन्हें लोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। लेकिन जो आईसीएमआर है उसके अनुसार इन सभी नमक में सोडियम की मात्रा नियमित टेबल नमक के बराबर ही होती है। लिहाजा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि नमक की विविधता के बावजूद उनका सेवन सीमित हो, क्योंकि ज्यादा सोडियम खाने से शरीर पर बुरा असर हो सकता है। ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी बीमारियां और दूसरी बीमारियों के बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। आपको बता दें, आईसीएमआर के दिशा निर्देशों में कहा गया कि ज्यादा नमक खाने से गैस्ट्रिक कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। वैसे नमक की ज्यादा खपत भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सोडियम इंटेक के मामले में भारत को टॉप 50 देशों में रखा गया। WHO हर दिन 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाने की सलाह देता है, लेकिन अगर भारत की बात करें औसत खपत अक्सर प्रतिदिन 10 ग्राम से ज्यादा होती है, जो कि WHO की बताई हुई मात्रा से 2 गुनी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरा कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ हाईवे पर यात्रियों से भरी मिनी बस अलकनंदा नदी में पलट गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि गाड़ी संतुलन खोने के बाद पत्थरों से टकराते हुए 200 मीटर नीचे जा गिरी। हादसा कितना गंभीर था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये टेम्पो ट्रैवलर बुरी तरह से टूट फूट गया है। पुलिस और प्रशासन आनन फानन में मौके पर पहुंचा लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। घायलों को रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना के कारणों की जाँच के आदेश भी दिए हैं। दुर्घटना के कारणों की जाँच के लिए उसकी आदेश कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो चुकी थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 14 लोगों की जान जा चुकी है। मिनी बस में सवार 17 लोग गुरुग्राम से तुंगनाथ घूमने जा रहे थे। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर पानी की किल्लत पर एक और जनता बहुत परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजनीति भी इसे लेकर काफी ज्यादा बेचैन है। बीजेपी जो है आज दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने वाली है, तैयारी करने वाली है। दिल्ली में पानी की परेशानी कितनी बड़ी है ये वही जानता है जिसे टैंकर आने के बाद बाल्टी और डब्बे लेकर उस टैंकर के पीछे भागना पड़ता है। हालात ये है कि वजीराबाद पौंड में पानी लगभग खत्म हो चुका है और इस बात से परेशान दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। दिल्ली के विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखकर रविवार को मिलने का वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में पानी के लिए त्राहिमाम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासी पारा भी हाई है। शनिवार को बीजेपी ने अलग अलग इलाकों में दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। दिल्ली की जनता पानी के लिए त्रस्त है। आतिशी जी, आप कालका जी की विधायक हैं। पिछले 4.5 साल से आज भी गोविंदपुरी में टैंकर क्यों आता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने क्यों नहीं वहाँ साफ पानी की पाइपलाइनें बिछा दी? किसने आपको रोका था? आज भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में अलग अलग जोन में प्रदर्शन करने वाले हैं। उज्जैन से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर हाई प्रोफाइल सट्टेबाजी का मामला सुर्खियों में जो है उसमें सटोरिया पीयूष चोपड़ा पकड़ा गया है। विदेश भागने की फिराक में था लगातार पीयूष चोपड़ा। उज्जैन में छिपकर बैठा हुआ था लगातार पीयूष, और इस बीच जो पूरा एक्शन है उसमें सटोरिये पीयूष चोपड़ा को, जो कि विदेश भागने की फिराक में था, उस पर एक्शन तेज होते हुए उसको पकड़ा गया। ये हाई प्रोफाइल सट्टेबाजी का मामला उज्जैन में लगातार सुर्खियां बटोर रहा और इस पर बड़ा एक्शन, जिसमें कि सटोरिये पीयूष चोपड़ा को पकड़ा गया आखिरकार, जो कि लगातार फिराक में था कि विदेश भागने में सफल हो जाए। उज्जैन में छिपने की कोशिश कर रहा था पीयूष, लेकिन आखिरकार वो हत्थे चढ़ा और उस पर ये बड़ा एक्शन होता हुआ उसको पकड़ा जा चुका है।
सिक्किम जो है वो भारी बरसात और तीस्ता में आए उफान के बाद अब सैकड़ों की संख्या में सैलानी यहां पर फंसे हुए हैं। इन सैलानियों को सुरक्षित निकालने के लिए आज से एक नए अभियान की शुरुआत होती हुई। देखिए रिपोर्ट। सिक्किम में तीस्ता का विकराल रूप स्थानीय लोगों को डरा रहा है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले सिक्किम की इसी नदी ने आधा बाजार तबाह कर दिया था। लेकिन एक बार फिर भारी बारिश के बाद तीस्ता उफान पर है। तेज बारिश के ही कारण यहाँ कई जगह भूस्खलन भी हो गया है, जिससे सैकड़ों की संख्या में यात्री फंस गए हैं। अब सरकार बारिश में फंसे इन्हीं सैलानियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी, ताकि सैलानियों को बाहर निकाला जा सके। 1200 से ज्यादा पर्यटक बीते एक सप्ताह से लाचुंग शहर में फंसे हुए हैं, जिनमें 15 विदेशी सैलानी हैं। लगातार बारिश से मंगन जिले में सड़क और नेटवर्क ठप पड़ गया है। गाड़ियों की आवाजाही भी लगभग बंद हो गई है। मंगन जिले में भूस्खलन और भारी बारिश से हिमालयी राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में बिजली और खाद्य आपूर्ति भी बाधित है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने ईंधन पर लगने वाले सेल्स टैक्स को बढ़ाकर लोगों को महंगाई का बड़ा तोहफा दे दिया और सरकार के इस गिफ्ट से जनता बहुत नाराज हो चली है। कर्नाटक में सरकारी स्कीम का बोझ अब लोगों की जेब पर पड़ने लगा है और शुरुआत तेल के दामों के साथ हुई। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने ईंधन पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 25.92% से बढ़ाकर 29.84% कर दिया गया है। वहीं डीजल पर सेल्स टैक्स 14.34% से 18.44% कर दिया गया है। टैक्स बढ़ने के बाद कर्नाटक में पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। बेंगलुरु में पेट्रोल के प्रति लीटर दाम 99 रुपए 84 पैसे से बढ़कर 102 रुपए 84 पैसे हो गए हैं। इसी तरह डीजल की नई कीमत प्रति लीटर 85 रुपए 93 पैसे से बढ़कर 88 रुपए 95 पैसे हो गए हैं। तेल के दाम बढ़ते ही लोगों के चेहरे पर महंगाई का असर दिखने लगा है। अमीर लोग तो भर देते हैं पेट्रोल, हमारे लोगों के किधर है? देखो बीपीओ में काम करते हैं हम तो 15,000 सैलरी, इसमें ही पेट्रोल ही भरना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार की बात करें, उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और धन्यवाद क्यों किया है, हम बताएंगे आपको। देखिए इस अगली रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद अब विधानसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस तैयारी में मतदाताओं को लुभाने के साथ ही विरोधियों के तंज के तीर भी चलाए जा रहे हैं। शनिवार को एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। उनका धन्यवाद दरअसल एक कटाक्ष था। शरद पवार ने कहा कि जहां जहां प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ और रैली हुई, वहां हमारी जीत हुई। इस वजह से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं। एमवीए के लिए राजनीतिक माहौल अनुकूल बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन के बाद आघाड़ी का कॉन्फिडेंस हाई है। वो विधानसभा चुनाव में भी एक साथ लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ शिंदे गठबंधन पलटवार करने की प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने भी विपक्ष के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। खबर केरल से, जहां पर बीजेपी का कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी ने पूर्व पीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी की तारीफ कर दी है। सुरेश गोपी ने इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कह दिया है। ये बीजेपी सांसद सुरेश गोपी हैं। केरल में बीजेपी के एकमात्र सांसद हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने एक बयान को लेकर ये सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल शनिवार को सुरेश गोपी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ की। കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പിതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഭാരതത്തിന്റെ മാതാവ് എന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ലീഡർ ശ്രീ കരുണാകരനെ, അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമികളൊക്കെ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ്, കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരോടൊന്നും അപമര്യാദയല്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ തലമുറയിൽ ഒരുപക്ഷെ ധീരനായ
हालांकि उन्होंने तुरंत इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात का गलत मतलब ना निकाला जाए। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कांग्रेस के दिवंगत नेता और केरल के पूर्व सीएम के करुणाकरण को साहसी प्रशासक बताया। फिल्म अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने पूर्व सीएम करुणाकरण और मार्क्सवादी नेता ईके नयनार को अपना राजनीतिक गुरु भी बताया। हरियाणा सरकार के विधानसभा चुनाव से पहले नायब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल सरकार ने हरियाणा में बिजली के बिल पर मंथली रेंटल खत्म कर दिया है, जिससे अब लोगों को केवल यूनिट के हिसाब से ही बिल देना होगा। हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने लोगों को महंगी बिजली से बड़ी राहत दी है। सरकार ने मनोहर सरकार में लिए गए फैसले को 4 महीने बाद लागू किया। हरियाणा में बिजली बिल पर लगने वाला मंथली रेंटल खत्म कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ यूनिट के हिसाब से पैसे ही भरने होंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने फैसला 4 महीने पहले लिया था और मौजूदा सीएम नायब सैनी ने इसे लागू किया है। अपने कार्यकाल में मनोहर लाल ने टैरिफ श्रेणी 1 में आने वाले बिजली ग्राहकों को राहत देने का फैसला किया था। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले कनेक्शन पर 115 रुपए का न्यूनतम मासिक शुल्क न लगाने का फैसला किया था, जिसे कि अब जाकर लागू किया गया है। बीते 1 दशक से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और महंगी बिजली को लेकर वो लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। ऐसे में अब नायब सरकार का फैसला क्या असर करेगा, ये देखना होगा। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो किसान योजना की जो 17वीं किश्त है वो जारी करेंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये पीएम मोदी का पहला वाराणसी का दौरा रहेगा। सत्ता संभालने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा रहे हैं। 18 जून को अपने दौरे में पीएम मोदी वाराणसी से देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उनके नेतृत्व क्षमता को आज दुनिया स्वीकारती है। जो परिणाम आया है पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है, पूरी दुनिया बधाई दे रही है मोदी जी को। प्रधानमंत्री वाराणसी से पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जाएगी। इससे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के 30,000 से ज्यादा कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। ये कृषि सखियां पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगी और साथ ही किसानों को खेती में मदद करेंगी। पीएम किसान योजना की शुरुआत के बाद से केंद्र ने देश भर में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 करोड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बांटी है। और आइए बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की और तानाशाह किम जोंग उन के बीच जासूसी के कनेक्शन की। खबर तो ये आई है कि अगले सप्ताह पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर जाएंगे, जहां पर किम जोंग और उनके बीच जो मुलाकात है उस पर नजर होगी। और इस मुलाकात का जो मकसद है वो दरअसल नॉर्थ कोरिया के साथ हथियारों की डील करना है, जबकि नॉर्थ कोरिया खुद को मजबूत करने के लिए रूस से एक जासूसी सैटेलाइट चाहता है। और इस पूरे कनेक्शन को हमारी इस रिपोर्ट में आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस बीच पुतिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर है। पुतिन और किम जोंग की मुलाकात सामान्य नहीं रहने वाली, बल्कि इस मुलाकात के मायने बहुत गहरे हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पुतिन और किम जोंग में हथियारों पर बात हो सकती है। पुतिन नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सप्लाई चाहते हैं। पुतिन तोप, मिसाइलों और दूसरी हथियारों पर बात करेंगे। किम जोंग का मकसद जासूसी सैटेलाइट तकनीक हासिल करना है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध की वजह से रूस हथियारों की कमी से जूझ रहा है। उसे हथियार सप्लाई करने वाले देश सीमित हैं। इनमें चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान ही हैं। ऐसे में नॉर्थ कोरिया से हथियारों की डील पर बात हो सकती है। नॉर्थ कोरिया हमेशा से इस युद्ध में, रशिया और यूक्रेन युद्ध में रशिया के साथ खड़ा हुआ है और रशिया भी आज की डेट में तमाम तरीके की हार्डशिप को सह रहा है, क्योंकि उसका डिफेंस का प्रोडक्शन जो है वो निरंतर जारी है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई कमी नहीं हो रही। लिहाजा इस एम्यूनिशन और हथियारों के रिक्वायरमेंट को पूरा करता हुआ नजर आता है चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को लंबा समय हो गया है। रूस का खुद का वेपन प्रोडक्शन कम हुआ है। पिछले साल सितंबर में ही किम जोंग ने रूस का दौरा किया था। तब भी दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई थी। खबर ये भी है
कि किम जोंग उन हथियारों के बदले जासूसी सैटेलाइट की तकनीक की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया ने एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कुछ ऊंचाई पर जाकर ब्लास्ट हो गया था। मुमकिन है कि रूस इसके लिए तैयार भी हो जाए, क्योंकि रूस नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान को अपने खेमे में करना चाहता है, जबकि किम का मकसद जासूसी सैटेलाइट तकनीक हासिल करके साउथ कोरिया और जापान पर अपनी निगरानी बढ़ाना है। रूस और चीन का साथ पाकर नॉर्थ कोरिया भी अपना मोर्चा मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ हालात को देखते हुए साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी से फोन पर बात की है। जाहिरा तौर पर अगर किम जोंग को जासूसी सैटेलाइट की तकनीक मिलती है तो इससे जापान और साउथ कोरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी न्यूज़।